दोस्तों, ईरान के संसद स्पीकर ने अरब देशों से तुरंत बिना देर किए फिलिस्तीन को बचाने के लिए मैदान में उतरने की अपील की है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जानेंगे उनका क्या है पूरा बयान और किसे उन्होंने कुत्ता कहकर संबोधित किया है। अगली खबर में आपको बताएंगे। यूरोप के अहम देश फिनलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी हलचल मची है और एक बहुत ही अच्छी खबर वहां से फिलिस्तीनियों को मिली है। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल के 2 कट्टरपंथी मंत्री के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट तैयार हो गई है। और इसी के साथ आपको बताएंगे ट्रंप पुतिन के बीच मीटिंग में क्या बात हुई और साथ में विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर मूवी फ्लॉप होने पर हिंदुओं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। दोस्तों, खबरें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अरब देशों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इजरायल अपनी ज़मीनों पर कब्जा बनाने की योजना बना रहा है और अब इसको रोकने का वक्त आ गया है। कालिबाफ ने यह बात एक्स पर लिखी और इसका जवाब था इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाल के बयानों का। नेतन्याहू ने एक इजरायली चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो ग्रेटर इजराइल यानी बड़ा इजराइल बनाने की योजना पर काम करना चाहते हैं और ये उनका दिली मकसद है। इस योजना के अनुसार इजराइल मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे आज़ाद देशों में अपना कब्जा बनाने की कोशिश करेगा। इस बयान पर पूरा अरब जगत आग बबूला नजर आ रहे हैं। कालिबाफ ने लिखा, ज़ायोनी शासन का यह अपराधी प्रधानमंत्री 21वीं सदी के इस हिटलर ने इस इलाके के भविष्य के लिए ज़ायोनीवादियों के मंसूबे को पहले से कहीं ज़्यादा साफ कर दिया है। इस पागल कुत्ते पर लगाम लगाने का समय अब ख़त्म होता जा रहा है। कालिबाफ ने मुस्लिम देशों से अपील की कि वो फिलिस्तीन की मदद के लिए एकजुट हो। उन्होंने कहा कि गाज़ा इजरायल की आगे बढ़ती विस्तारवादी योजनाओं के खिलाफ आखिरी रक्षा कवच है। उन्होंने आग्रह किया है, मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम देशों के अधिकारियों, गाज़ा आखिरी गढ़ है, एकजुट हो जाओ और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आओ, इससे पहले कि ये शासन दूसरे देशों पर हमला करे। दोस्तों, अक्टूबर 2023 से गाज़ा पर इजरायल का क्रूर हमला और नाकाबंदी जारी है। अब तक करीब 61,900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। फिलिस्तीनी और उनके समर्थक अरब देशों की खामोशी पर नाराज़ है। उनका कहना है कि इजरायल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और लगातार निर्दयता दिखा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। फिनलैंड की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीपी ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने साफ नहीं किया कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देगी या नहीं, तो वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस वोट लाएगी। पार्टी के नेता अंटी लिंडेटमैन ने चेतावनी दी कि फिनलैंड इतिहास के गलत पक्ष पर होने का जोखिम उठा रहा है। यानी दोस्तों, मतलब साफ है, जो कल तक यूरोप के देश और उनके नेता इजरायल को एक मासूम देश की तरह देख रहे थे, क्योंकि हिटलर ने यहूदियों के साथ जो किया था उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र यहूदियों के लिए सहानुभूति से भर गई थी। लेकिन अब वही यूरोप के नेता इजरायल को एक जालिम देश के तौर पर देख रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि जो भी इजरायल के साथ खड़ा होगा वो इतिहास के गलत पक्ष में खड़ा होगा। लिंडेटमैन के मुताबिक सरकार में कम से कम एक पार्टी ऐसी है जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों को नकारना ही अपनी सोच मान चुकी है। इसी वजह से फिनलैंड की विदेश नीति ठहर गई है और दुनिया में उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो की सरकार से कहा कि वो इजरायल पर दबाव बनाए, साथ ही यूरोपीय संघ EU और इजरायल के बीच व्यापार समझौते को सस्पेंड करने की भी मांग की। उनका कहना है कि EU को तुरंत इजरायल पर दबाव डालना चाहिए कि वो हमले रोके और गाज़ा में बिना रुकावट मानवीय मदद यानी खाने पीने का सामान पहुंचने दे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब पहले ही कह चुके हैं कि अगर सरकार औपचारिक प्रस्ताव लाती है तो वो फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है। इसी तरह विदेश मंत्री एलिना फाल्टोनन ने भी बताया कि फिनलैंड ने उस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पर दस्तखत किए हैं जिसमें फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की बात कही गई। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल और माल्टा ने साफ कर दिया है कि इसी साल सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ये सब तब हो रहा है जब गाज़ा में इजरायल की लड़ाई, तबाही और भूखमरी की नीति जारी है और वेस्ट बैंक को कब्जाने की कोशिशें भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा देने वाली रिपोर्ट आई है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के 2 ताकतवर मंत्रियों के खिलाफ अपार्थाइड यानी नस्लीय भेदभाव और दमन से जुड़े अपराधों पर गिरफ्तारी वारंट की तैयारी पूरी कर ली है। इन 2 मंत्रियों के नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच। मतलब ये दोनों मंत्री पूरी दुनिया में बदनाम है अपने घटिया कारनामे की वजह से। मीडिया वेबसाइट द मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये वारंट जारी होते हैं तो ये पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नस्लीय भेदभाव के आरोपों पर मामला दर्ज होगा। रिपोर्ट की माने तो आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान ने मई 2024 में छुट्टी पर जाने से पहले दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस फाइल तैयार कर लिया था। कोर्ट से जुड़े सूत्रों के हवाले से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सारा काम पूरा हो चुका है, बस औपचारिक तौर पर अदालत में दाखिल करना बाकी रह गया है। लेकिन खान के छुट्टी पर जाने के बाद ये फाइलें अब तक कोर्ट में जमा नहीं हो पाई है। दोस्तों इस वारंट में देरी की वजह भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ने फरवरी 2025 में आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान पर पाबंदी लगाई थी। फिर जून में 4 जजों पर भी रोक लगा दी गई, जिनमें वही जज थे जिन्होंने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट पास किया था। अब यही दबाव बेन गवीर और स्मोट्रिच के केस पर भी है। अदालत के डिप्टी प्रोसिक्यूटर वारंट दाखिल करने से डर रहे हैं क्योंकि आशंका है कि उन पर भी अमेरिका बैन लगा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त की रात को अलास्का में हुई। ये मीटिंग करीब 3 घंटे चली और इसे यूक्रेन युद्ध के लिए बहुत मायने रखने वाली माना जा रहा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि बातचीत अच्छी और काम की रही और माहौल भी सकारात्मक था। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन का हल ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और रूस की सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखे। ट्रंप ने कहा, हमने आज काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और रूस के बीच निवेश के बड़े मौके हैं। बाद में फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप बोले कि बैठक बेहद अच्छी रही और हम समझौते के काफ़ी करीब है, बस यूक्रेन को भी मानना होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने नाटो सुरक्षा उपाय और ज़मीन के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने यहाँ तक कहा, मेरी जेनसकी को सलाह है कि एक डील कर लें। मतलब साफ है कि यूक्रेन को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा जिस पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्री ने भी बैठक को बेहतरीन बताया। शुरुआत में दोनों नेताओं ने मीडिया से कुछ नहीं कहा और सीधे मुलाकात पर फोकस किया। एयरपोर्ट पर उतरते ही ट्रंप और पुतिन ने हाथ मिलाया था। हाथ मिलाने के बाद पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि मुझे खुशी हुई कि आप स्वस्थ और जीवित हैं। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि वो यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम चाहते हैं और अगर पुतिन से बातचीत अच्छी नहीं रही तो वो उठकर चले जाएंगे। क्रेमलिन ने पहले ही बता दिया था कि बैठक लंबी चलेगी और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल होगी। दोस्तों यूरोपियन लीडर्स को डर है कि पुतिन ट्रंप को ऐसी डील पर राजी कर सकते हैं जो यूक्रेन के खिलाफ हो। दोस्तों पुतिन की यह पहली पश्चिमी देशों की यात्रा थी जब से उन्होंने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। वैसे इस मीटिंग में युद्ध रोकने पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसे सिर्फ ड्रामेबाजी बताया है और फैशन शो बताया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही। इसके निर्माता अमित जोनी मेरठ के रहने वाले हैं। फिल्म की असफलता को लेकर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अमित जोनी ने कहा कि जैसे ही मदनी ने हमारी फिल्म का विरोध किया, पूरा मुस्लिम समाज उनके समर्थन में आ गया। कन्हैया लाल के परिवार को उम्मीद रही होगी कि हिंदू समाज उनका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, उन्होंने अपना बौखलाहट दिखाते हुए कहा, पहले की तरह आज भी देश का हिंदू कौम मरा हुआ है। हिंदू जैसे पहले चादर तानकर सोया हुआ था, वैसे ही आज भी पड़ा हुआ है। अब रजनीकांत और ऋतिक रोशन की नई फिल्म आएगी तो हिंदुओं के पास बहुत पैसा आ जाएगा और वे इन फिल्मों को देखने जाएंगे। मतलब ये लोग नफरत के बाजार में मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। हकीकत यह है कि कन्हैया लाल हत्याकांड जैसी संवेदनशील घटना पर बनाई गई ये फिल्म असल में नफरत और विवाद की बुनियाद पर बनी है। अब सवाल यह है कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो क्या हिंदुओं को ही ये लोग बुरा भला कहेंगे?
तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।